हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज टहलिया वांगशन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी नॉवल पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे आप सबके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए अपने ब्यूटीफुल नॉवल को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ब्लैक रोज सीजन 2 द गेम ऑफ पावर चैप्टर 13। प्रेसिडेंट लाइन, माफ़ कर दीजिएगा हमें आपको यहाँ बुलाना पड़ा, पर जैसा कि आपने कहा था कि जब भी ये मुँह खोले हमें आपको उसी वक्त इन्फॉर्म करना है, इसी वजह से हमने आपको इतने जल्दी यहाँ बुलाया। प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने कहा। प्रेसिडेंट डैनवांग जी एक बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे, जो बिल्डिंग बहुत बड़ी थी। ये जो बिल्डिंग थी जंगलों के बीच में थी और यहाँ पर किसी का आना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर प्रेसिडेंट डैनवांग जी के गार्ड्स की नज़र हर जगह 24 घंटे रहती है। उनकी चील जैसी नज़रों से कोई भी आज तक बच नहीं पाया है। इसी वजह से यहाँ पर किसी भी मीडिया, किसी भी अनचाहे लोगों की एंट्री नहीं हो सकती है। आखिर पूरा इलाका ही प्रेसिडेंट लैंड का है और यहाँ उन्हीं का सिक्का चलता है। बिना प्रेसिडेंट लैंडमार्क जी के इजाज़त के यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। प्रेसिडेंट लैंडमार्क जी अपने लंबे लंबे कदमों से उस बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे। उनके पीछे निमिजे और जिलिंग थे और एक और जो गार्ड था उन्हें ये बता रहा था कि प्रेसिडेंट लैंड आखिरकार उस शूटर ने इतने दिनों के टॉर्चर के बाद अपना मुंह खोल दिया। उसका मुंह खुलवाना आसान नहीं था, वो बहुत ढीठ है। निमिंजे ने कहा, तो तुमने उसका मुंह कैसे खुलवाया? उस गार्ड ने कहा, वो ढीठ था लेकिन हम उसके बाप हैं, उसे पता नहीं है कि उसका पाला किससे पड़ा है। प्रेसिडेंट लैंडमार्क जी के कदम रुकते उससे पहले ही निमिंजे ने उस दरवाजे को खोल दिया था और प्रेसिडेंट लैंडमार्क जी उस डार्क रूम में चले गए थे। उस कमरे में बहुत अंधेरा था। वहाँ बस एक ही येलो लाइट जल रही थी, जो उस पर्सन पे पड़ रही थी। जो पर्सन उस चेयर पे बैठा है उसके हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं और मुंह पर एक टेप लगा हुआ है सफेद कलर का। उसके शरीर पर बहुत सारी चोटें हैं, उसके सिर से खून निकल रहा है और वो बार बार खुद को खोलने के लिए कह रहा है प्रेसिडेंट डैनवांग जी उस पर्सन की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे जैसे प्रेसिडेंट डैनवांग जी उस पर्सन की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे सभी गार्ड्स ने प्रेसिडेंट डैनवांग जी को बो किया और वो जो पर्सन था वो डर के मारे कांपने लगा था, क्योंकि पहले ही उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है और अब वो और टॉर्चर को नहीं झेल सकता है। और प्रेसिडेंट लैंडमार्क जी का ऑरा बहुत खतरनाक था। उनकी आइज़ पूरी डार्क थी, उनका गुस्सा सभी देख सकते थे। प्रेसिडेंट लैंडमार्क जी का ऑरा बहुत डेंजरस था उस वक्त। प्रेसिडेंट लैंडमार्क जी उस चेयर पर बैठ गए जो उस पर्सन के सामने था और वो अपने डार्क आइज से उस पर्सन को देख रहे थे। वो पर्सन काँप रहा था। प्रेसिडेंट लैंडमार्क जी ने अपने हाथ को बढ़ाया और उन्होंने उस पर्सन के मुंह से टेप हटा दिया। जैसे ही मुंह से वो टेप हटा, उस पर्सन ने कहा, प्लीज़ प्लीज़ प्रेसिडेंट लैंडमार्क जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं माफ़ कर दीजिए, मुझे मुझे नहीं पता था कि क्या तुम्हें नहीं पता था? तुम्हें पता था कि मुझे मारना है? बताओ मुझे, किसने ऑर्डर दिया तुम्हें? प्रेसिडेंट लैंड, अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप मुझे जाने देंगे, छोड़ देंगे मुझे? प्रेसिडेंट लैंडमार्क जी खड़े हो गए और उन्होंने उस पर्सन के चेयर पर एक लात मारा, जिससे वो चेयर गिरने ही वाला था, पर प्रेसिडेंट लैंडमार्क जी ने उस चेयर पर अपने पैर को रख दिया और उन्होंने उस पर्सन के बालों को पीछे से पकड़ते हुए कहा, बताओ मुझे, तुम्हें किसने ऑर्डर दिया था? प्रेसिडेंट लैंडमार्क जी का गुस्सा उस वक्त बहुत तेज था, क्योंकि उन्हें वो वक्त याद आ गया था जब उन पर अटैक किया गया था और उस वक्त विंग की कंडीशन बहुत बुरी थी। उस वक्त विंग की हीट थी और वो मरते मरते बचा था। तो प्रेसिडेंट लैंडमार्क जी इस अल्फा को कैसे छोड़ देंगे? उनका बस चले तो वो अभी इसी वक्त इस अल्फा की जान ले ले। इस पर्सन के होश में आने का प्रेसिडेंट लैंड ने बहुत वक्त से इंतजार किया है और अब ये पर्सन प्रेसिडेंट लैंडमार्क जी के सामने है। प्रेसिडेंट लैंड ने कहा, बताओ मुझे। प्रेसिडेंट लैंडमार्क जी के गुस्से को देखकर निमिजे और जिलिंग खुद ही डर गए थे। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। लिटरली उस वक्त प्रेसिडेंट लैंडमार्क जी बहुत गुस्से में थे, पर इससे शुयांग को कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो दीवार से टेक लगाकर ये सब देख रहा था। उसके फेस पर एक स्मिक था। प्रेसिडेंट लैंडमार्क जी के डार्क अल्फा फेरोमोन्स उस रूम में फील होना शुरू हो गए थे और सभी सफोकेशन फील कर रहे थे। शुयांग ने कहा, वांग जी, अपने फेरोमोन्स पर कंट्रोल करो। वांग जी ने कहा, बताओ मुझे। उस अल्फा ने कहा, बता रहा हूँ। वाइस प्रेसिडेंट वैन रोहान। शुयांग ने कहा, व्हाट? वाइस प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट लैंडमार्क जी ने उस अल्फा को छोड़ दिया और वो अल्फा खांसने लगा। शुयांग ने कहा, बताओ वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने प्रेसिडेंट लैंडमार्क जी के ऊपर क्यों अटैक कराया? उस अल्फा ने कहा, पोजीशन। शुयांग ने कहा, पोजीशन? प्रेसिडेंट लैंडमार्क जी लगातार उस अल्फा को घूर रहे थे और वो अल्फा प्रेसिडेंट लैंडमार्क जी के डार्क आइज को देखकर बहुत डरा हुआ था। उसने डरते हुए ही प्रेसिडेंट लैंडमार्क जी को देखते हुए कहा, पोजीशन। वो प्रेसिडेंट लैंडमार्क जी की पोजीशन पर
पहुंचना चाहते हैं। जितना कि मैंने सुना था, मुझे तो बस ऑर्डर दिया गया था प्रेसिडेंट डैन वांग जी को मारने के लिए, बस इतना ही। पर मैंने चुपके से उनकी बातों को सुन लिया था। वो प्रेसिडेंट डैन वांग जी को मारकर खुद प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, वो पूरे चाइना पर रूल करना चाहते हैं। ये सुनकर तो शू यांग के जैसे होश उड़ गए थे। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि मिस्टर वैन ऐसा करेंगे। उसने तो हमेशा से मिस्टर वैन को बहुत अच्छा समझा था, पर वो वांग जी को मरवाने की कोशिश करेंगे, उसने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। और शू यांग जो शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था। वांग जी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, ये जानने के बावजूद भी। शू यांग ने कहा, तुम क्या करने वाले वांग जी? क्या तुम्हें लगा था कि मिस्टर वैन ये सबके पीछे होंगे? प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, नहीं। शू यांग ने कहा, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो ऐसा करेंगे। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर मैं कहता हूँ, पॉलिटिक्स में किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये एक गंदी राजनीति है और इस राजनीति में उतरना हर किसी की बस की बात नहीं। जो इसमें उतर गया, समझ लो वो इसके चपेटे में आ गया। यहाँ सबके दो चेहरे हैं। एक चेहरा वो है जो हम दुनिया को दिखाते हैं, दूसरा वो है जिसे हम दुनिया से छुपाते हैं। अभी नहीं मुझे कोई कॉल आया। उस अल्फा ने कहा, प्रेसिडेंट टैन, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। नी मिंजे जो है प्रेसिडेंट लैन वांग जी के पास आए। नी मिंजे ने कहा, प्रेसिडेंट लैन, और फिर नी मिंजे ने प्रेसिडेंट लैन वांग जी से कुछ कहा, जिसे सुनकर प्रेसिडेंट लैन वांग जी का पारा और भी ज़्यादा चढ़ गया था। ये सुनकर प्रेसिडेंट लैन वांग जी वहाँ से जाने लगे, पर वो रुक गए बीच में और उन्होंने पीछे पलट के देखा उस अल्फा को, और वो उस अल्फा के पास चलकर आए और उन्होंने उस अल्फा को एक पंच जोर का मारा, जिसकी वजह से वो अल्फा तुरंत उस कुर्सी को लेकर ही जमीन पर गिर गया था। और उस अल्फा के चिल्लाने के बाद उस पूरे रूम में गूंज रही थी। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा, तुम ये डिजर्व करते हो। और प्रेसिडेंट टैन वांग जी ये कहकर वहां से चले गए। जो शूटर जमीन पर गिरा हुआ था, उसके नोज से ब्लीडिंग हो रही थी लगातार, और वो प्रेसिडेंट टैन वांग जी से माफी मांग रहा था बार बार कि उसे छोड़ दिया जाए। पर प्रेसिडेंट टैन वांग जी तो उस रूम से बाहर चले गए थे। शू यांग ने उस अल्फा के पास बैठते हुए कहा, सो माय फ्रेंड, तुमने किंग के क्वीन को टच किया है, तो ये अंजाम तो होना ही था। अब इंतजार करो अपनी मौत का। ये कहकर शू यांग वांग जी के पीछे पीछे चला गया, और वो जो शूटर था वो डर से कांपने लगा था। वो बार बार चिल्ला रहा था कि उसे माफ़ कर दिया जाए, पर उसकी आवाज़ यहाँ सुनने के लिए कोई नहीं था। वो दरवाज़ा बंद हो गया था और उसकी बस चीख वहाँ पर गूंज कर रह गई थी। प्रेसिडेंट टैन वांग जी जो उस बिल्डिंग से निकल रहे थे, निमिन जी ने उनसे कहा, प्रेसिडेंट, सारे मिनिस्टर ने फर्स्ट ओमेगा के खिलाफ मीटिंग रखी है क्योंकि सारे मिनिस्टर्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं। शू यांग ने कहा, पर क्यों? निमिन जी ने कहा, फर्स्ट ओमेगा ने जो फैसले लिए हैं उनकी वजह से, इसी वजह से सभी मिनिस्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं और वो फर्स्ट ओमेगा के खिलाफ हो गए हैं। वांग जी ने अपनी मुट्ठियाँ कस ली और वो उस कार में बैठ गया। कुछ देर बाद प्रेसिडेंट टैन वांग जी की कार प्रेसिडेंट ऑफिस के बाहर थी और प्रेसिडेंट टैन वांग जी उस कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ जा रहे थे, जहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा उस कांच की दीवार से सभी मिनिस्टर्स ने विंग को घेर के बैठा हुआ है और विंग बेचारा वहाँ पर अकेला है उन सारे अल्फाज के बीच में, और जो अल्फा उसके ऊपर सवाल पे सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रेसिडेंट टैन वांग जी को हालांकि इस समय कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, पर उनके एक्सप्रेशंस प्रेसिडेंट टैन वांग जी देख सकते थे कि वो उनकी ओमेगा से इस तरीके से चिल्ला के बात कैसे कर सकते हैं। प्रेसिडेंट टैन वांग जी का गुस्सा और भी ज़्यादा चढ़ गया था। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने उस दरवाजे को थोड़ा सा ही खोला, तुरंत उन्हें वाइस प्रेसिडेंट वेन रोहान की आवाज़ आई, जिन्होंने खड़े होते हुए और उस टेबल पर अपने हाथों को पटकते हुए कहा, फर्स्ट ओमेगा, आप ये कैसे कर सकती हैं? ओमेगास के लिए कॉलेज क्या मजाक है? हाल ही में प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने इतना बड़ा कॉलेज गुसू यूनिवर्सिटी को खुलवाया था, वो क्या कम था कि आप चाहती हैं कि हर एक क्लैन में, हर एक शहर में कॉलेज खुलवाना है ओमेगास के लिए, और यहाँ तक कि उसमें अल्फा ओमेगास साथ में पढ़े? ये आप कैसे कर सकती हैं? ओमेगास कभी भी अल्फास की बराबरी नहीं कर सकते। ये सुनकर तो मिस कमीला के भी पारा हाई हो गया था। माना कि वो फर्स्ट ओमेगा के खिलाफ है, उन्हें फर्स्ट ओमेगा पसंद नहीं, पर वो कभी भी गलत बात का साथ नहीं देती, और वो भी तो एजुकेशन मिनिस्टर है ना, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसी वजह से मिस कमीला ने खड़े होते हुए कहा, ये आप क्या करें वाइस प्रेसिडेंट? आप ओमेगा के कॉलेज बनवाने के लिए क्यों खिलाफ हैं? और आप ये कैसे कह सकते, एक जिम्मेदार पोजीशन पर बैठकर आप ये कैसे कह सकते हैं? कमीला ने अपने हाथ को उस टेबल पर पटकते हुए कहा था, ये आप ये कैसे कह सकते हैं कि अल्फाज की बराबरी ओमेगास नहीं कर सकती? वेन रोहान ने कहा, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ और आपकी इतनी औकात नहीं कि आप मेरे खिलाफ कुछ बोले। आप बस एक एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो कायदे में रहिए। ये सुनकर तो विंग की भौहें चढ़ गई थी। ओह, कमीला ने कहा, हाँ मैं एजुकेशन मिनिस्टर हूँ, इसी वजह से मैं ये कह रही हूँ कि आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते। जितना हक पढ़ाई का हक अल्फाज को है, उतना ही हक
ओमेगास को है, इसी वजह से हमारा देश पीछे है, इसी वजह से हम अज़ेलिया से पीछे, इसी वजह से हम अडालन से पीछे हैं, इसी वजह से हमारे देश ने तरक्की तो कर ली है पर लोगों की सोच नहीं बदली है, जैसे कि आपकी। वन रोहान ने कहा, तमीज़ से रहिए। सभी मिनिस्टर्स ने कहा, मिस कमीला आप ये कैसे कह सकती हैं? आप ओमेगास की पढ़ाई के लिए इतना जोर क्यों डाल रही है? ओमेगास तो है ही बच्चे पैदा करने के लिए। कमीला ने कहा, व्हाट द हेल, आप सभी इनका साथ दे रहे हैं? वन रोहान ने कहा, फर्स्ट ओमेगा माना जा सकता था कि आपने जो फैसले लिए थे स्लम्स के लिए वो एक तरह से सही थे क्योंकि उसमें अल्फाज भी आते हैं, पर यहाँ तो आप सभी ओमेगास के लिए एजुकेशन की बात कर रही हैं, बराबरी की बात कर रही हैं, ऊपर से आपने तो इसे बिजनेस लाइन में घुसेड़ दिया। क्या मतलब है आपका? अगर सभी ओमेगास एजुकेशन ही लेंगे, सभी ओमेगास बिजनेस में ही जाएंगे, देश की इकोनॉमी का क्या होगा? सरकार के पास बजट नहीं है और जब बजट ही नहीं है तो वो ओमेगास के ऊपर इतना खर्च भी नहीं कर सकती हैं। ये आपने सोचा था? फर्स्ट ओमेगा इतना बड़ा फैसला लेने से आपने सोचा था? यहाँ तक कि आपने तो मीडिया में भी अनाउंसमेंट कर दी है बिना किसी को बताए। ये आप नहीं कर सकती, आपको पहले सभी मिनिस्टर्स को बताना होगा। विंग ने खड़े होते हुए कहा, क्या मतलब है? विंग के खड़े होते ही सभी मिनिस्टर जितने भी थे सब खड़े हो गए, यहाँ तक कि कमीला भी और मिस्टर मैंग भी। आप कहना चाहते हैं कि मुझे कोई भी फैसला लेने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना होगा? सीरियसली? वन रोहान ने कहा, जी, आपको पहले फैसला लेने से पहले हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था। सभी मिनिस्टर्स ने कहा, जी फर्स्ट ओमेगा, आपको पहले हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था। इतना ही बड़ा फैसला आप मीडिया में अनाउंस नहीं कर सकती हैं, ये रूल्स के खिलाफ है। विंग ने हाथ को पटकते हुए कहा, कहाँ लिखा है? बताइए मुझे, कहाँ लिखा है कि मुझे कोई फैसला लेने से पहले आपसे लोग से इजाज़त लेनी पड़ेगी? इस बात पर सभी मिनिस्टर जो है शांत हो गए, पर मिस्टर वैन नहीं हुए। मिस्टर वैन ने कहा, फर्स्ट ओमेगा, आपको पता है नहीं है शायद, ये पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है। जो भी फर्स्ट ओमेगा बनता है या किसी भी पोजीशन पे होता है उससे पहले मिनिस्टर्स को अनाउंस करना होता है। विंग ने कहा, ये रूल्स तो नहीं, और मैं इन घटिया पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा को नहीं मानता जो सिर्फ ओमेगास को दबाने के लिए है, ओमेगास को सिर्फ ये बताने के लिए है कि वो यहाँ पर सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए है, वो सिर्फ अल्फाज के बिस्तर गर्म करने के लिए है, जैसे कि उनका कोई वजूद ही नहीं है। क्या ये यही पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है? तो मैं इसे नहीं मानता। वन रोहान ने कहा, फर्स्ट ओमेगा, आप हमारे परंपराओं को इस तरीके से गाली नहीं दे सकती। विंग ने कहा, मैं गाली नहीं दे रहा, मैं सिर्फ इन्हें मानने से इनकार कर रहा हूँ और इन्हें मानने के लिए मुझे कोई भी प्रेशराइज नहीं कर सकता। ये सुनकर तो नी मिंजे की आंखें बड़ी बड़ी और शुयांग, डैम। वांग जी, इस वक्त विंग का तो ऑरा बिल्कुल तुम्हारे तरह है। यही सुनकर प्रेसिडेंट लाइन वांग जी के फेस पर एक स्प्रेक आ गया। प्रेसिडेंट लाइन वांग जी ने कहा, दैट्स माई ओमेगा, और फिर प्रेसिडेंट लाइन वांग जी वहाँ से चले गए। विंग के कहने से वाइस प्रेसिडेंट की मुठ्ठियाँ जो बंद गई थी, उन्होंने कहा, फर्स्ट ओमेगा, आप हमारे ट्रेडिशन को मानने से इनकार कर रही हैं। विंग ने कहा, यस, और आपने क्या कहा था? ओमेगा अल्फाज की बराबरी नहीं कर सकती? तो मैं कहता हूँ ये कॉलेज बन के रहेगा और सभी कॉर्पोरेट कंपनियों को, सभी कंपनियों को अल्फाज के साथ ओमेगास को भी जॉब पर रखना होगा। ये मेरा ऑर्डर है और ये फर्स्ट ओमेगा होने के नाते मैं ये अनाउंस करता हूँ कि अगर किसी कंपनी ने भी ओमेगास को जॉब से रखने के लिए इनकार किया ना, तो मैं उन कंपनियों को सील कर दूंगा और फिर उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने होंगे और उनकी मुलाकात होगी मेरे लॉयर से। गॉट इट? ये सुनकर तो सभी मिनिस्टर शॉक। उन्होंने कहा, फर्स्ट ओमेगा, फर्स्ट ओमेगा, ये आप क्या कह रहे हैं? विंग ने गुस्से में कहा, मैंने जैसा कहा है मैं वैसा करूंगा, और आपने कहा था ना आपके पास बजट नहीं। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, जी फर्स्ट ओमेगा, और उन्होंने एक फाइल जो थी सेक्रेटरी स्वान के हाथों दे दी थी और सेक्रेटरी स्वान ने उस फाइल को विंग को दिया। विंग ने उस फाइल को लिया और टेबल पर पटकते हुए कहा, ये लीजिए, ये है आपका बजट। और फिर विंग वहाँ से जाने लगा। विंग ने रुककर कहा, सभी को शॉकिंग पोजीशन में देखते हुए, और हाँ, अगर किसी को भी इससे प्रॉब्लम है तो रूल नंबर 387 के तहत आप सभी को फर्स्ट ओमेगा के खिलाफ जाने पर डिटेन कर दिया जाएगा। और ये कहकर विंग जो था उस कैबिन से बाहर निकल गया था। सेक्रेटरी स्वान ने कहा, एजुकेशन मिनिस्टर, आपको यहाँ सिग्नेचर करना है। कमिला जो अपने शौक में थी विंग के उस रूप को देखकर, उसने कहा, हाँ? मिस्टर स्वान ने कहा, एजुकेशन मिनिस्टर, आपको यहाँ सिग्नेचर करना है। कमिला ने तुरंत उस फाइल पर सिग्नेचर किया और वो उस कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चली गई विंग के पीछे पीछे। उसने कहा, फर्स्ट ओमेगा। मिस्टर स्वान ने कहा, ट्रेड मिनिस्टर, आपको यहाँ सिग्नेचर करना है। ट्रेड मिनिस्टर ने तुरंत पेन निकाला और वहाँ तुरंत सिग्नेचर किया। वहाँ पे जितने मिनिस्टर थे उन्होंने तुरंत सिग्नेचर किया था अपने कांपते हुए हाथों से, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट ओमेगा का पहली बार इतना खतरनाक रूप देखा था और उन्हें डिटेंशन में तो बिल्कुल भी नहीं जाना फर्स्ट ओमेगा के खिलाफ होकर। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये एक 16 साल का ओमेगा उन सभी पर भारी पड़ेगा, और खास कर तो वन रोहान ने नहीं सोचा था।
वेन रोहान ने उस पेपर पर अपने पेन को धंसाकर सिग्नेचर किया और उसने कहा, एक 15 साल का ओमेगा मेरे रास्ते का कांटा नहीं बन सकता। लान वांग जी, मैंने तुम्हारे ओमेगा को जान से नहीं मार दिया ना। मेरा नाम भी वेन रोहान नहीं। उसने मेरे खिलाफ उंगली उठाई है। तुम दोनों को तो मैं जान से मार दूंगा। ये मेरा वादा है, वेन रोहान का वादा है। मिस्टर मैंग, जो वेन रोहान के गुस्से से वाकिफ थे, वो वेन रोहान को देख रहे थे। असल में ये जितने ट्रेडिशन को विंग ने मानने से इनकार किए हैं, वो सारे ही ट्रेडिशन जो थे वेंस के थे, क्योंकि इससे पहले तो प्रेसिडेंट या फर्स्ट ओमेगास वेंस के ही बनते थे। तो वहाँ पर ओमेगास जो फैसला लेते थे, जो फर्स्ट ओमेगा थी जो फैसला लेती थी, वो प्रेसिडेंट के परमिशन से ही लेती थी। लेकिन ये कहीं लिखा भी नहीं था कि फर्स्ट ओमेगा को परमिशन लेने से पहले मिनिस्टर से या प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा। कमीला ने कहा, फर्स्ट ओमेगा। विंग जो जा रहा था वो वहीं रुक गया। विंग पीछे मुड़ा तो उसने मिस कमीला को देखा, जिसे उसने आज तक न्यूज़पेपर या टीवी में ही देखा है प्रेसिडेंट लान वांग जी के साथ। कमीला को देखकर विंग का मन जैसे खट्टा सा हो गया था, पर वो आज कमीला से इम्प्रेस भी था, क्योंकि उसने कमीला को देखा ओमेगास के सपोर्ट में बोलते हुए। विंग ने कहा, जी एजुकेशन मिनिस्टर। कमीला ने विंग को बो करते हुए कहा, फर्स्ट ओमेगा, क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकती हूँ? विंग ने कहा, जी। और फिर विंग ने एरिक को देखा। एरिक जो था उन दोनों से काफ़ी दूर हो गया था, लेकिन उसकी नज़र जो थी विंग पर थी, और विंग के बॉडीगार्ड्स की भी नज़र विंग पर थी। कमीला ने कहा, फर्स्ट ओमेगा, हम ऐसे आमने सामने एक दूसरे से पहली बार मिले हैं। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। विंग ने कहा, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। कमीला ने कहा, फर्स्ट ओमेगा, मैं आपसे काफ़ी समय से मिलना चाहती थी, पर मैं आपसे कभी मिल ही नहीं पाई। मैंने आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना है और आज देख भी लिया। आपने सत्ता में आते ही इतने बड़े फैसले लिए। मुझे खुशी है आपने ओमेगास के लिए स्टैंड लिया। आप सच में खूबसूरत के साथ इंटेलिजेंट भी हैं। लोग सही कहते हैं। विंग ने कहा, मुझे जो करना चाहिए था मैंने वही किया। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कमीला ने कहा, जी, जैसे आप प्रेसिडेंट लान वांग जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। मैंने सही कहा ना? विंग ने कहा, क्या मतलब है आपका? कमीला विंग के और करीब आ गई। उसने कहा, आप प्रेसिडेंट लान वांग जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, बस इतना ही। एक अल्फा कभी भी बस एक ओमेगा से सेटिस्फाई नहीं हो सकता। माना कि आप खूबसूरत हैं, पर आप में और प्रेसिडेंट लान वांग जी में एक बहुत बड़ा उम्र का फासला है। और प्रेसिडेंट लान वांग जी जो एक डोमिनेटेड अल्फा है, वो तो कभी भी एक फ्रेजाइल ओमेगा जो कि उनसे उम्र में भी छोटा है, उससे सेटिस्फाई नहीं हो सकते। आखिरकार एक मैच्योर्ड ओमेगा और एक टीनेज ओमेगा में फ़र्क होता है। और फिर कमीला ने विंग के कान में कहा, अल्फाज की नीयत होती है कि वो कभी भी किसी ओमेगा को एक बार टच करने के बाद दोबारा छूते भी नहीं। अल्फाज की नीयत होती है कि वो कभी भी किसी ओमेगा को एक बार टच करने के बाद दोबारा छूते भी नहीं। काका, आपने तो मुझे डरा ही दिया। प्रेसिडेंट लान वांग जी ने कहा, विंग, तुम कहाँ गुम हो गए थे? मैं तुम्हें कब से बुला रहा था, तुम कितनी देर से पेंटिंग कर रहे हो? विंग ने कहा, हाँ काका, वो मैं कुछ सोच रहा था। प्रेसिडेंट लान वांग जी ने कहा, आखिर क्या सोच रहे थे तुम विंग, जो इतना खो गए? विंग जो अपने पेंटिंग रूम में पेंटिंग कर रहा था, उसी पेंटिंग को वो बना रहा था जिसे वो काफ़ी दिन से बना रहा है, या काफ़ी दिन से उसके वो सपने देख रहा है, उसी लेडी की तस्वीर। विंग ने कहा, कुछ नहीं काका, वो बस मैं ऐसे ही। प्रेसिडेंट लान वांग जी ने कहा विंग के फेस को पकड़कर, मुझे तुम पर बहुत प्राउड है विंग। और फिर उन्होंने विंग के पूरे फेस पर किस करते हुए कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू विंग। विंग ने कहा, काका बस करिए, पर क्यों, बताइए भी। प्रेसिडेंट लान वांग जी ने कहा, तुमने अच्छा फैसला लिया है। मैंने देखा तुम्हें उन मिनिस्टर्स के बीच घिरे हुए। विंग ने कहा, क्या सच में आपने मुझे देखा? प्रेसिडेंट लान वांग जी ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें देखा, तुम बहुत स्ट्रांग हो। विंग ने कहा, क्या सच में? मुझे नहीं लगता। प्रेसिडेंट लान वांग जी ने कहा, विंग को गले लगाते हुए, तुम बहुत स्ट्रांग हो विंग, मेरे सोच से भी ज़्यादा। विंग ने स्माइल किया। और फिर प्रेसिडेंट लान वांग जी ने विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। विंग ने कहा, हाँ काका, ये अब क्या कर रहे हो? प्रेसिडेंट लान वांग जी ने कहा, चलो सोने, रात बहुत हो गई, अब तुम्हें सोना होगा। तुमने अपनी मेडिसिन ली? विंग ने कहा, अपने आंखों को चुरा तुम्हें आ प्रेसिडेंट लान वांग जी ने घूर के विंग को देखा और कहा, नहीं ली ना तुमने? विंग ने कहा, ले लूँगा ना, बस मुझे ये पेंटिंग थोड़ा सा है, बस उसे ही कंप्लीट करना है। प्रेसिडेंट लान वांग जी ने कहा, तुम ये क्या बनाते रहते हो विंग? विंग ने कहा, मैंने काका आपको बताया था ना, फिर भूल गए।
मैं जो अपने ड्रीम्स में वो जो धुंधले धुंधले उस लेडी की तस्वीरें देखता हूँ, उसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये लेडी बन के कैसी लगती है। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने उस लेडी को देखा। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने जब उस लेडी को देखा तो उसकी आंखें पता नहीं क्यों प्रेसिडेंट डैन वांग जी को विंग की तरह लगी, बिल्कुल एग्जैक्ट। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने उस लेडी को देखकर कहा, मैंने इन्हें कहीं देखा है। विंग ने कहा, क्या आपने सच में इन्हें कहीं देखा है? प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, हाँ, मुझे लग रहा है मैंने कहीं तो देखा है इन्हें। विंग ने कहा, कोई बात नहीं काका, जब मैं इस पेंटिंग को कंप्लीट कर लूँगा ना, वैसे भी बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है, कंप्लीट कर लूँगा ना, तो आप इस पेंटिंग को देखकर बताइएगा कि आपने इन्हें कहाँ देखा है, ठीक है? प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, ठीक है, लेकिन उससे पहले चलो सोने। तुम्हें पता भी है विंग, क्या टाइम हो रहा है? विंग ने कहा, काका। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने विंग को ब्राइडल में ही उठाकर अपने रूम में आए और उन्होंने विंग को बेड पर बैठा दिया और उन्होंने विंग के मुंह में मेडिसिन को डालते हुए कहा, विंग तुम बहुत लापरवाह हो। विंग ने कहा, तुम अपनी बिल्कुल भी केयर नहीं करते हो। विंग ने कहा, प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, मेरी नकल करना बंद करो विंग, मैं तुम्हें डांट रहा हूँ। विंग ने कहा, काका गलत बात है, आप मुझे हर वक्त डांटते रहते हो। देखते ही देखते सुबह हो गई और वो सुबह कब आफ्टरनून में बदल गया पता ही नहीं चला। और प्रेसिडेंट डैन वांग जी जो अपने कोट्स के बटन को लगाते हुए जिंसी की सीढ़ियों से उतर रहे थे, विंग की आवाज़ आई। प्रेसिडेंट डैन वांग जी वहाँ गए तो उन्होंने देखा विंग जो था लैन कुरैन के साथ चेस खेल रहा था और जीही जो थी विंग को चीयर कर रही थी। जीही ने कहा, यस विंग, विंग, यस यस, तुम ही जीतोगे देखना। अंकल कुरैन ने कहा, जीही तुम विंग की सपोर्ट में हो, मेरी नहीं। जीही ने कहा, अंकल आपके सपोर्ट में मैडम शुमई है, तो आपको मेरी क्या ज़रूरत? शुमई ने कहा, मास्टर लैन, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपके सपोर्ट में है, मैं तो लिटिल मास्टर के सपोर्ट में हूँ। लैन कुरैन ने कहा, हद है, तुम सब विंग के साइड में हो, देखना विंग मैं तुम्हें हरा दूंगा। लैन कुरैन ने ये कहते हुए एक कदम चली जिसमें विंग का प्यादा मारा गया। जी ने कहा, नहीं विंग तुम हार रहे हो। विंग ने कहा, कोई बात नहीं मम्मी, वेट एंड वॉच, देखते हैं कौन हारता है। विंग हंस रहा था। ऐसे करते करते विंग के तो कई सारे चेस पीसेस जो थे वो मारे गए। शुमई ने कहा, मास्टर आप हार रहे हैं। लैन कुरैन ने कहा, ओह आई एम सो सॉरी विंग, तुम्हारा ये भी पीस गया। विंग ने कहा, एग्जैक्टली, थैंक यू अंकल। और विंग ने अपने बिशप और क्वीन से लैन कुरैन को चेकमेट दे दिया। विंग ने अपने क्वीन को रखते हुए कहा, चेकमेट, यस 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 यस, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मिमी आपने देखा ना, आपने देखा ना, मैं जीत गया, यस मैं जीत गया। प्रेसिडेंट लैन वांग जी को तो ये देखकर होश उड़ गए थे और लैन कुरैन का तो कान से धुआं निकल गया था। सच में विंग ने मुझे हरा दिया, विंग ने मुझे हरा दिया। लैन कुरैन ने कहा, तुमने ये कैसे किया? वांग जी ने आते हुए कहा, हाँ विंग तुमने ये कैसे किया? तुमने तो अपने सारे प्यादों को मरवा दिया था, अपने ही सारे पीसेस को मरवा दिया था, तो तुमने ऐसा किया क्यों? विंग ने कहा, सही बात है, कभी कभी काका जंग जीतने के लिए अपने ही लोगों को मरवाना पड़ता है, तभी तो हम किंग तक पहुंच पाएंगे बिना उनके पता चले। क्यों अंकल, आपको पता चला था कि मैं आप तक पहुंच रहा हूँ? लैन कुरैन ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। विंग ने कहा, कैसे पता चलेगा, मैं तो सिर्फ कार्ड खेल रहा था। वांग जी के दिमाग में जैसे ठंड से एक बात स्ट्राइक की थी, सिर्फ कार्ड। प्रेसिडेंट डैन वांग जी उसी वक्त वहां से जाने लगे। विंग ने कहा, हे काका आप कहाँ जा रहे हो, अभी तो आज संडे है ना, आप कहाँ जा रहे हो? प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, विंग तुम यहीं रहना, मुझे कुछ काम है, मैं तुरंत ही आ जाऊंगा, मैं कुछ देर में आ जाऊंगा, तुम डिनर कर लेना। विंग ने कहा, क्या डिनर तक? प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, हाँ विंग मेरी तुम्हें वार्निंग है, तुम अपने मेडिसिन को टाइम पे लोगे और अपना डिनर कंप्लीट करोगे, ठीक है, मेरा इंतजार मत करना। विंग ने कहा, पर? वांग जी ने कहा, साहू जी विंग का ख्याल रखिएगा। विंग ने कहा, पर? और प्रेसिडेंट डैन वांग जी वहाँ से चले गए बहुत जल्दी में। प्रेसिडेंट डैन वांग जी कार में थे, उनके दिमाग में चल रहा था, सिर्फ कार्ड, सिर्फ कार्ड, सिर्फ कार्ड, वो सिर्फ कार्ड खेल रहा है। उनके दिमाग में जैसे शुरू से लेके अंत तक की सभी बातें घूम गई थी। अजीलिया पर अटैक होना, विंग के हीट में अटैक होना, उस वक्त प्रेसिडेंट डैन वांग जी वहाँ पर थे। और प्रेसिडेंट डैन वांग जी और विंग जब घूमने गए थे उस वक्त भी उन पर अटैक हुआ था। हाना के क्लैन लीडर का मरना, शॉली उस मेट का मरना, ये सब इत्तेफाक नहीं, ये सब सोच समझ के किया जा रहा है, उन तक पहुंचने के लिए, उन्हें मारने के लिए, उन्हें गद्दी से हटाने के लिए ये जानबूझ के किया जा रहा है। ये सब प्यादे हैं, पर किसके, किसके? प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने उस कल्टीवेशन वर्ल्ड के मैप को देखते हुए कहा, किसके, आखिर किसके प्यादे हैं? शुएंग ने कहा, वांग जी एटलीस्ट मुझे बता तो दो तुम क्या कर रहे हो।
वांग जी ने एक मार्कर को लेते हुए कहा, शुयंग, ये एक चेस बोर्ड है, ये कल्टीवेशन वर्ल्ड एक चेस बोर्ड है। शुयंग ने कहा, वांग जी तुम क्या कह रहे हो, पागल तो नहीं हो गए हो? वांग जी ने कहा, नहीं, मैं पागल नहीं। वो अपने प्यादों को मारकर मुझ तक पहुंचना चाहता है। ये एक शतरंज है। उसने अपने सारे प्यादे अपनी जगह खड़ी कर दिए हैं। उसकी सेना तैयार है। अब वो चाल चल रहा है। शुयंग ने कहा, क्या मतलब है? वांग जी ने कहा, शुयंग, ये शतरंज का खेल है। ये कल्टीवेशन वर्ल्ड एक शतरंज है, जिस शतरंज को खेलने वाला सिर्फ एक आदमी है और बाकी सब उसके मोहरे हैं। उसने अपनी चाल चल दी है, अब बारी है मेरे चलने की। वांग जी ने उस ब्लैक कलर के मार्कर से एक जगह पॉइंट करते हुए कहा, हारा नहीं, इस गेम का मास्टरमाइंड हारा नहीं हो सकता। शुयंग ने कहा, हाँ, उसके पास इतनी पावर ही नहीं, तुमने तो उसे पहले ही खत्म कर दिया। वांग जी ने कहा, वो प्यादा था। शुयंग ने अजीलिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, अजीलिया, प्रेसिडेंट चाह तो हमारा ही साइड है, तो क्या वे हो सकते हैं? वांग जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, वो नहीं हो सकते। उन्हें बस पैसा चाहिए, पावर नहीं। दिस इज द गेम ऑफ पावर। निमिन जी ने कहा, प्रेसिडेंट, मिस्टर वेंडोहान हो सकते हैं? वांग जी ने उस कल्टीवेशन वर्ल्ड के मैप पर अपने दोनों हाथों को रखते हुए कहा, नहीं, वो तो एक प्यादा है, बस एक गेम का पीस है। उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है। शुयंग ने कहा, आखिर कौन? वांग जी ने कहा, यही तो पता लगाना है, आखिर कौन? उसने तो अपनी चाल चल दी है, अब बारी है मेरी चाल चलने की। मिस्टर नीये, उस शूटर को छोड़ दो। मिस्टर नीये ने कहा, आखिर क्यों? शुयंग ने कहा, आखिर क्यों? आखिर क्यों वांग जी, तुम उसे छोड़ क्यों रहे हो? वो हमारे लिए बहुत बड़ा सबूत हो सकता है। वांग जी ने कहा, ही इज अ डॉग, वो अपने मालिक तक जरूर जाएगा। प्रेसिडेंट वांग जी के फेस पर उस वक्त एक स्मित था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ब्लैक रोज के एक और पार्ट के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोग को कैसा लगा, और अगर आपको ये नॉवल पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय बाय।